यह अवसरनामा में हम बात कर रहे हैं 2009 बैच के आईएएस अधिकारी मनीराम शर्मा जी के बारे में। बड़ी जिम्मेवारी है, हरियाणा के लेबर कमिश्नर हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि लेबर के भले के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जमीन पर जिस तरह से उनका प्रभाव दिखना चाहिए वो बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? थैंक यू। मैं हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो हरियाणा राज्य में अलग-अलग कैटेगरीज में जो श्रमिक काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए अलग-अलग स्कीम हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि वो उतने लेवल पे प्रभाव नहीं डाल पा रही, इसका मुख्य कारण ये है कि अधिकतर स्कीम्स के बारे में मजदूरों को पता ही नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो हम जितना प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने भी जो 17 सितंबर को राजकीय श्रमिक दिवस पलवल के दूधोला विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी मनाया था। अलग-अलग कैटेगरीज के जो मजदूर हैं, उनको और अलग-अलग प्रकार की बहुत सारी स्कीमें बना रखी हैं और सभी स्कीमों को स्मूथली ऑनलाइन तरीके से राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयबद्ध सीमा के अंदर उनको प्रदान भी किया जाता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट के तहत मजदूरों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बाँटा जाता है। जी। उन 4 श्रेणियों में पहले होते हैं संगठित क्षेत्र के मजदूर। बिल्कुल ठीक है। संगठित क्षेत्र के मजदूर जिनको हम ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के वर्कर कहते हैं, जो संगठित फैक्ट्रीज़ हैं जैसे कि हीरो है, मारुति है, होंडा है, एस्कॉर्ट है या जो बड़ी-बड़ी कंपनी फैक्ट्री हैं। उनके लिए हमारे पास एक लेबर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है। इसमें जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं, उनका लेबर सेस जमा होता है, फैक्ट्री मैनेजमेंट की तरफ से भी और मजदूर का खुद का भी कंट्रीब्यूशन आता है। तो जो संगठित क्षेत्र के मजदूरों के द्वारा हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा 22 स्कीमें चलाई जा रही हैं। इन 22 स्कीमों में कुछ स्कीमें छोटी-छोटी हैं, जैसे कि हम उनको और बाकायदा साइकिल के लिए 5,000 रुपए की मदद देते हैं। सिलाई मशीन के लिए हम 45 रुपए की मदद देते हैं, 4,500। इससे आगे बढ़ के जब उनके बच्चों की एजुकेशन का मामला आता है, पढ़ाई लिखाई का मामला आता है, तो हम पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक और फिर कॉलेज एजुकेशन, विश्वविद्यालय परीक्षा पढ़ाई और यूपीएससी एचपीएससी कोचिंग की जो पढ़ाई होती है, आईटीआई की भी होती है, आईआईटी की भी होती है, नीट की भी होती है, उनके लिए भी मेरा लेबर वेलफेयर बोर्ड मजदूरों के बच्चों को और उनकी कैटेगरी के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और ये सारी आर्थिक सहायता बकायदा आधार लिंक्ड जो उनका बैंक अकाउंट नंबर होता है, उसमें डीबीटी किया जाता है, जिससे कि बीच में किसी प्रकार को करप्शन ना हो सके। इसके बाद उन गरीब मजदूरों की जब बेटियों की शादी होती है, उसमें भी हम 51,000 रुपये देते हैं। इस तरह से हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि और लेडीज श्रमिक महिलाएं होती हैं, उनको भी हम 5100 रुपये सम्मान निधि देते हैं। जी। इसी तरह एक मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कोष है, उसमें दुर्भाग्य से अगर कोई मजदूर है जो कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है काम करते हुए, उसको भी 5 लाख रुपए तक की मदद हम देते हैं। इस तरह संगठित क्षेत्र में और मेरे लेबर वेलफेयर बोर्ड में लगभग 23 लाख मजदूर पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम सहायता दे रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जो हमारी आती है मजदूरों की, वो हम निर्माण मजदूर बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। उन वो असंगठित भी होते हैं। जो असंगठित संगठित दोनों तरह के हो सकते हैं। संगठित नहीं, वो केवल निर्माण श्रमिक कहलाते हैं वो, जी। उनको केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर कहते हैं। उनके लिए मेरे यहाँ पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में BOCW बोर्ड बोलते हैं। इसमें भी वही 22 स्कीमें हैं जो मैंने अभी लेबर वेलफेयर बोर्ड संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जी बिल्कुल। बताई थी। उनके नाम भी सेम है, सिलाई मशीन, साइकिल साइकिल वगैरह। मशीन, बच्चों की छात्रवृत्ति, बच्चों की छात्रवृत्ति देना, या दुर्भाग्य से अगर कोई मर जाता है उनके परिवार में तो उनको पेंशन की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, मकान की किराए की जो भी, और हम अन्य व्यक्तियों को देते हैं। इसमें भी हमारे लगभग 6.5 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो लाइव मेंबर हैं। जी। इन 6.5 लाख के भी और हम बकायदा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 90 दिन के अंदर अंदर और हम उनको सेवा प्रदान करने को बाध्य होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि इसमें उनको कम से कम परेशानी हो। लेकिन इसमें वही समस्या आ रही है कि मजदूरों में समुचित अवेयरनेस का अभाव है
और दुर्भाग्य से क्या है कि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो कि और अप्रवासी श्रमिक कहलाते हैं। उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जा कर के बाकायदा एक श्रमिक चौपाल हम लगा रहे हैं, जिससे कि जो निर्माण श्रमिक हैं, उनको अधिक से अधिक संख्या में रजिस्टर किया जा सके और हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके लिए हम और बाकायदा मीडिया से भी बातचीत करते हैं। हमने अपना एक और फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल भी हम चलाने जा रहे हैं और अन्य सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से हम अधिकतम संभव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तीसरी तरह के जो हमारे मजदूर होते हैं, उनके लिए हमने एक सिल्क कोशिश वेलफेयर बोर्ड बनाया हुआ है। दरअसल क्या होता है कि बहुत सारे मजदूर होते हैं जो कि और माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, या कि स्टोन क्रेशर के यहाँ काम करते हैं, या कि पावर प्लांट का काम करते हैं। तो पावर प्लांट में फ्लाई ऐश उड़ती है और सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनके अंदर जो पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं, उनकी सांस में चले जाते हैं धूल कण, तो उनको सिलिकोसिस हो जाती है। हमारे यहाँ जो सिलिकोसिस वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, उसमें नियम यह है कि अगर किसी मजदूर को मेडिकल चेकअप के बाद ये प्रमाणित हो जाता है कि उसको सिलिकोसिस है, जी। तो सिलिकोसिस प्रमाणित होते ही हम तुरंत उसको 5 लाख रुपए डेबिट करते हैं, मतलब कि डीबीटी करते हैं, नगद देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें दो बातें आड़े आती हैं कि अधिकतर मजदूरों को तो यही नहीं पता कि जहां वो काम कर रहे हैं उनको सिलिकोसिस हो गया है। तो हम सिलिकोसिस के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में हमारा ये प्लान बना है कि जैसे कि जो बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, स्टोन क्रेशर हैं, हम वहाँ बोर्ड लगवाने जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव नहीं है कि जो आपके हेल्थ को लेकर आप कंसर्न हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेबर डिपार्टमेंट को इनको इस तरह के, जब आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बीमारियां यहाँ होती हैं, तो इस तरह के कैंप, चेकअप कैंप लगवाए जाएं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी फैक्ट्री विंग काम करती है मेरे लेबर डिपार्टमेंट में, उसमें बाकायदा एक डॉक्टर की टीम भी है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर काम करते हैं। वो सभी डॉक्टर्स लोग हैं। इन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी यही है कि जो सिलिकोसिस प्रोन एरिया है, जैसे कि स्टोन क्रेशर है, या कि पावर प्लांट है, कि सीमेंट इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ जाएं और बाकायदा मजदूरों का हेल्थ चेकअप करें। उसी से तो हमारे पास ये लोग आ रहे जाहिर हैं सी ना। बात है। हाँ। तो लेकिन क्या है कि एक तो मैन पावर की कमी, दूसरा मजदूरों में भी अवेयरनेस की कमी। तो हम इसको एक प्रोएक्टिव मोड में लाने के लिए और अब उन साइटों पे बोर्ड लगवाने जा रहे हैं कि जिससे कि और मजदूर मोटिवेट हो सकें और उसमें अपना टेस्ट कराएं। अभी तो क्या है कि मजदूर में इस बात की भी डर रहता है कि अगर उनको सिलिकोसिस प्रोन पाया गया तो सबसे पहले मालिक नौकरी से हटा देगा। तो गरीब आदमी तो मरते दम तक नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, चाहे मर जान ही भले ही चली जाए, पर नौकरी तो नहीं जानी चाहिए। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, इससे गरीब मजदूरों के लिए अभी जो 17 सितंबर को घोषणा की थी कि जो सिलिकोसिस पाया जाएगा, 5 लाख तो नगद की वो मैंने बता दिया, जी। उनको 2,000 रुपये प्रति माह पौष्टिक खान पान का खर्चा भी मैं दूंगा। क्योंकि एक बीमार आदमी, विशेष रूप से सिलिकोसिस का बीमार आदमी, उसको अगर पौष्टिक खान पान मिलेगा तो उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होगी। इसके अलावा और जैसा कि जो दोनों बोर्डों की स्कीम है, सिलिकोसिस पाए जाने वाले मरीज के बच्चों को भी हम फेलोशिप देते हैं। उनको भी, उनके अगर दुर्भाग्य से उनका किसी तरह वो देहांत हो जाता है तो विधवा को पेंशन भी हम देते हैं और अन्य अनेक तरह की हम उनकी मदद करते हैं। तो हमारा प्रयास यही होता है कि सिलिकोसिस प्रोन जहाँ भी जो काम कर रहे हैं, अधिकतम संभव इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। अगर ये कार्यक्रम इसलिए इस लिहाज से ज़रूरी है क्योंकि अमूमन ये बात होती है कि मज़दूर और गरीब जो वर्ग है, उसकी बात, उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन को लेकर सरकार जागरूक नहीं है या सरकार चिंतित नहीं है, इस तरह की स्थिति नहीं है। लेबर कमिश्नर खुद मनीराम शर्मा जी बता रहे हैं कि कितनी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो लेबर, जो भी मजदूर है, चाहे उसके परिवार की बात हो, उसकी ज़रूरत की बात हो, उसकी शिक्षा की बात हो, उसकी हेल्थ की बात हो, उसे लेकर सरकार कितना ज़मीन पे काम कर रही है। एक और बात सर, ये जिस तरह से आपने हेल्थ की बात की, ऐसे ही बच्चों के एजुकेशन को लेके भी कई बार आता है। जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर जो मज़दूर होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट होते हैं। तो उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है? देखिए, मैं बताने जा रहा था आपको,
चौथी कैटेगरी के जो मजदूर होते हैं, उनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर यानी असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहते हैं। इसमें जैसा आप बता रहे हैं माइग्रेंट वर्कर भी होते हैं। अगर ये माइग्रेंट वर्कर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है तो उनको निर्माण मजदूर में शामिल कर लेते हैं। बाकी जैसा आप बहुत से मजदूर, उसके लिए पहली बार भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय ने एक ई श्रम पोर्टल चलाया हुआ है, ई श्रम पोर्टल। इसमें क्या है कि जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता, यानी कि जो ना तो संगठित क्षेत्र का मजदूर है, ना जो निर्माण क्षेत्र का मजदूर है, और ना ही सिल्कोसिस का है। असंगठित क्षेत्र में आप मान सकते हैं जो कि मोची हैं, गरीब मोची हैं, बढ़ई हैं, या कि खेत में काम करने वाला खेतिहर मजदूर है, या कि ठेली थड़ा लगाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, ये जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनका कोई निश्चित रोजगार नहीं है, वो अगर अपने आप को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करा देता है, और ये बहुत ही आसान है ई श्रम पोर्टल पर, और ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी पड़ती, बस अपना नाम, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर ये डालने होते हैं। तो ई श्रम पोर्टल पंजीकृत होते ही उसको 1,000 रुपये तो अकाउंट में तुरंत डीबीटी हो जाता है, जो कि मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री महोदय की योजना के तहत। इसके अलावा फिर जब वो पंजीकृत हो जाता है तो जिस तरह की हमने योजनाएं बनाई हैं उसके लिए हमारे लिए, और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उसके लिए, और सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है, जो बना हुआ अभी और फाइल पेंडिंग बन जाएगा जी। तो इस तरह से जो स्कीम हमारे 3 क्षेत्रों के मजदूरों के लिए चलाई जा रही है, उसी तरह की स्कीमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी चलाई जाएंगी, और उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के जो भी हर बीमारी होती है उसमें इलाज की पूरी सुविधा दी जाएगी। लेकिन एक और बात, जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी रजिस्टर करा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे नेक्सस देखे जाते हैं कि उनके नाम पर या तो कोई और लोग फायदा उठा रहे होते हैं, या फिर वो जेन्युइन नहीं होते। डिपार्टमेंट किस तरह से देखता है, किस तरह से उन लोगों की पहचान करता है कि जो मदद जा रही है वो सही जगह जा रही है? देखिए, इस तरह की शिकायतें पहले आती थी, तो इसके लिए हमने पहला प्रयास तो यह किया है कि मेरे बोर्ड की जो जितनी भी स्कीम है, वो लेबर वेलफेयर बोर्ड की हैं, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की हैं, सिल्कोसिस की हैं, उन सभी को हमने डीबीटी कर दिया है, और इन काइंड ऑफ बेनिफिट पूरी तरह बंद कर दिया है। जैसे कि पहले और 50,000 साइकिल खरीदी गई थी कभी, या कि 60,000 सिलाई मशीनें खरीदी ली गई थी। तो इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार के चांस बहुत होते थे, क्वालिटी चीज़ अच्छी नहीं होती थी। अब हमने क्या किया कि अगर किसी को सिलाई मशीन देनी है, किसी को साइकिल देनी है, तो संबंधित मजदूर के बैंक अकाउंट में उतनी ही राशि नगद ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि अब सामान के रूप में जैसे टूल किट देने की व्यवस्था है, जो बीओसीडब्ल्यू के होते हैं उनको हम टूल किट भी उनके लिए राशि देते हैं, सुरक्षा किट की राशि देते हैं। उसके लिए पहले हेड क्वार्टर लेवल पे चीज़ें खरीद ली जाती थी, और फिर मजदूरों की लिस्ट बना के उनको बांट दी जाती थी। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि टूल किट के अगर 5,000 रुपये देने हैं तो संबंधित मजदूर के खाते में, बैंक अकाउंट में जो आधार से लिंक है उसमें सीधा डीबीटी करेंगे। और निश्चित रूप से जैसा आप बता रहे थे करप्शन की बात, इससे डीबीटी करने से करप्शन का लेवल बहुत ही कम हो गया, कमीशन जैसा कुछ नहीं है इसमें अब। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वो जो व्यक्ति जिसको आप डीबीटी जो कर रहे हैं, जिसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है? क्या वो उसका हकदार है उस सहायता का? या एक बहुत लंबा नेक्सस ऐसा सुनने में आता है कि बड़े-बड़े जो ठेकेदार हैं, वो एक फर्जी नाम, फर्जी लिस्ट और उनके खाते में पैसे डलवाते हैं, कुछ इस तरह की स्थिति बनती है? इस तरह की शिकायतें आई थी, और जब भी ऐसी शिकायत आती है हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। अब हरियाणा सरकार ने भी बाकायदा पीपीपी सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है, जी। और उस परिवार पहचान पत्र में ना केवल व्यक्ति की इनकम दर्ज होती है बल्कि उसका जो भी कार्य है वो भी दर्ज होता है। तो जो पीपीपी के आधार पे हमको एलिजिबल नहीं मिलते हैं, उन वर्कर्स को हम बाकायदा लिस्ट से हटाते भी हैं, और एनरोल करते समय यानी रजिस्ट्रेशन करते समय उनको पीपीपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो निश्चित रूप से आपकी बात सही है, लेकिन अब पहले की तरह इतना नहीं होता, क्योंकि हमने जो बीओसीडब्ल्यू की वर्क स्लिप है वो भी ऑनलाइन कर दी है। इस तरह से ठेकेदारों का या नेक्सस का वो हमने चांस खत्म किया है। इसके बावजूद शिकायतें मिलती रहती रेंडमली, विशेष रूप से जो सीएससी के ऑपरेटर हैं उनके बारे में क्या होता है कि सीएससी वाले जो चलाते हैं उनसे पहली शिकायत ये आती है कि वो सेवा के नाम पर उनको जो 20-25 या 100-50 रुपये लेने चाहिए वो 1,000 500 लेते हैं, और फिर अपना मोबाइल नंबर अपना दे देते हैं। इसके लिए हमने अपने हर ऑफिस में और वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर खोल दिया है, यानी कि और श्रमिक सुविधा केंद्र, और हम अपनी ऑफिस से ही इनको रजिस्टर करने का प्रयास कर रहे हैं।
ये अच्छी बात है, मतलब इस तरह के लोगों को आपने उन पर शिकंजा कसा है। एक और बात सर, मैं फिर उस सवाल पे आता हूँ कि ये जो बच्चों के लेकर, खासकर ये जो असंगठित मजदूर हैं, इनके बच्चों की एजुकेशन को लेकर, उसको लेकर लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्लानिंग होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, और जमीन पे किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तो अभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसी और ठोस स्कीम बच्चों बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो भी स्कीम है वे मुख्य रूप से उनकी छात्रवृत्ति को लेके, स्कॉलरशिप को लेके हैं। तो इस तरह के बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से हम 8,000 रुपये सालाना से लेकर के 20-25 हज़ार रुपये सालाना तक उनको मदद देते हैं। और इसके लिए हमारा प्रयास होता है कि बच्चों के लिए जो आप कह रहे हो, तो हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे प्ले स्कूल और क्रैच स्कूल खोलने के लिए भी प्रयास हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पाते। जी। और रेगुलर स्कूल में नहीं जा पाते तो इससे वो बेचारे गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं। तो हमने और जो अभी 5 ऐसी बसें मॉडिफाई की हैं, जो कि बसें होती हैं सवारी के लिए। हमने उनमें से सीट निकाल करके और बच्चों को बैठने की व्यवस्था हम की है, कर रहे हैं। उन बसों में एक ड्राइवर होगा और 2 या 3 टीचर होंगे, और बस में प्ले चार्ट एबीसीडी का और 1 2 3 4 गिनती का, पहाड़े का चार्ट लगे होंगे। तो हमारा प्रयास है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ इस तरह के मजदूर काम कर रहे हैं, उनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, उनको ये मोबाइल स्कूल, प्ले स्कूल के माध्यम से, मोबाइल क्रेच के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराया जा सके। तो ये मोबाइल जो स्कूल आप चलाने की आपकी योजना है, जमीन पे अभी कुछ कहीं शुरू किए हैं? क्रैचेस की आपने बात की, इस तरह की चीजें आई हैं कहीं? हम निश्चित रूप से अभी ज़मीन पे हमने बस को मॉडिफ़ाई हमने करा लिया है, और उम्मीद है कि इसी महीने नवंबर महीने में हम गुरुग्राम में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पर मोबाइल स्कूल, प्ले स्कूल को हम शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा भरोसा है उन बच्चों के लिए जो असंगठित और यूं कह के माइग्रेंट जो मजदूर होते हैं, उनके बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा अच्छा सोचा है कि कम से कम उनको अक्षर ज्ञान देने के लिए मोबाइल जो स्कूल है वो चलाने की व्यवस्था जल्द देखी जाएगी। एक और बात सर, ये हेल्थ की आपने बात की, एजुकेशन की, बच्चों की बात की, इनके साथ बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में हो, जो अनियमितताओं के इनके साथ मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है, उसके कंपनसेशन की बात होती है, या बहुत सारे ऐसे पीछे भी केसेस आए हैं कि कंपनी या फैक्ट्री की लापरवाही से मजदूरों की जान चली जाती है। उसे लेकर ऐसे लगता है कि लेबर विभाग की तरफ से कुछ ऐसे एक्शन लिए नहीं जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था उस तरह की होती नहीं मजदूरों के लिए। तो इस तरह की स्थिति की जो मालिक है या जो उद्योगपति है, जो फैक्ट्री चला रहा है, वो उनके जान-माल की रक्षा के लिए पूरे इंतज़ाम करे, उसके लिए क्या व्यवस्था होती है आपके यहाँ? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो सभी संगठित क्षेत्र के मजदूर आते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों और तरावड़ी के राइस मिल में इस तरह का बड़ा हादसा हो गया था। उस वक़्त मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि कुछ ले दे के मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए। और जो जिले के उच्च पदाधिकारी होते हैं, यहाँ तक कि डीसी साहब बहन भी होते हैं, उनको भी लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में नहीं पता होता है। तो वो भी सोचते हैं कि मैनेजमेंट ने गरीब मजदूर जो मर गया, देहांत हो गया, उसको 5 लाख रुपए दे करके बड़ा काम कर दिया है, और 5 लाख रुपए दे करके मामले को ख़त्म कर लिया। तो इसीलिए जब तरावड़ी में 4 मजदूरों की मौत हुई थी, वहाँ खुद गया था मैं। मैंने बाकायदा और मैनेजमेंट से कहा कि तुम इस तरह नहीं कर सकते। बाकायदा इस तरह जब कोई मृत्यु हो जाती है, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बना हुआ है लेबर डिपार्टमेंट में, और हम उस मजदूर की वेतन को देख करके, उसकी उम्र को देख करके, उसके स्वास्थ्य को देख करके, जो पैरामीटर्स हमारे होते हैं, उसमें बाकायदा कैलकुलेट करते हैं कि इसका कितना मुआवजा बनता था। जी। तो जो मामला, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यूनियन के पदाधिकारी भी मैनेजमेंट से मिले होते हैं। इसलिए अधिकतर जो फैक्ट्रियां होती हैं, बड़ी होती हैं, नामी होती हैं, वो अपनी फेवरेबल यूनियन चाहते हैं। मजदूर यूनियन का जो रजिस्टर्ड कराने का काम चलता है, ये भी एक बड़ा गोरख धंधा बना हुआ है हुँ। कि यूनियन अगर मैनेजमेंट की परिचित होगी, हाँ में हाँ मिलाने वाली होगी, तो इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो मिल बैठ के रफा दफा हो जाता है। मैंने उन 4 मजदूरों को खुद गया और साइट पे कैलकुलेट किया, फिर आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जिनको 5-5 लाख दे के निपटा दिया था,
उनके लिए कम से कम मुआवजा 12.5 लाख से मिलकर के 17.5-18 लाख तक बन रहा था। लेकिन मजदूर में इस जानकारी का घोर अभाव है। और उस वक्त वो बेचारे गरीब मजदूर जो होते हैं, घर में इंसान मर गया और वो भी मजदूर कहाँ बिहार बंगाल के होंगे, कानून की उनको जानकारी नहीं होती। तो और बाकी बच्चे कुछ हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में गया था वहाँ, और उनको फ्री इलाज मिलना चाहिए था। जो मेरी जानकारी में आया, मैं पहुंच रहा तो पता चला सीएमओ साहब फ्री में इलाज करा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो हमने ये व्यवस्था की है कि हमारी जो फैक्ट्री विंग है, लेबर विंग है, इस तरह का जो भी हादसा हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर और सूचना मुझे मिलनी चाहिए। हमने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, और इसमें मेरे लेबर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर हैं, उनको साइट पे पहुंचना चाहिए। और मैनेजमेंट और जो यूनियन के पदाधिकारी होते हैं, होने को वो लेबर यूनियन लेबर के हित के लिए होती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि अनेक बार यूनियन के पदाधिकारी इतना तक करते हैं कि गरीब मजदूर जो नाम से मरा है, रातों रात उसके नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खुल जाता है, और जो मैनेजमेंट दे रहा है वो 5 लाख उस फर्जी बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। गरीब मजदूर जो बेचारा मर गया, उसके परिवार को 50-60 हज़ार रुपये दे के निपटा के बाकी 4-4.5 लाख का बंदरबांट भी हो जाता है, क्योंकि यूनियन के पदाधिकारियों को कानून का पता रहता है। जी। जो कुछ यूनियन के पदाधिकारी सचमुच ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वहाँ मैनेजमेंट की ऐसी नहीं चल पाती। ऐसे में मेरे लेबर डिपार्टमेंट का काम ये होता है, जैसा कि आप करें इस तरह का जहाँ भी हादसा हो जाता है, पहला काम तो हमारा यह होता है कि मेरी जो ऑफिसर्स हैं लेबर विंग के और फैक्ट्री विंग के, तुरंत ही मौके पर पहुंचकर बाकायदा इंक्वायरी करें, जांच करें। अगर लापरवाही मजदूर की जान माल से की जाती है तो आपके खिलाफ निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। सर, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में। हमने सुना है कि आप जब सुन नहीं पाते थे, बोलने में दिक्कत थी, उसके बाद भी एक इतना बड़ा सफर और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। वो प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन, वो क्या थी? वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, इसमें तो मैं कोई सोच समझ के जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। जो आपने अचानक सवाल पूछा है, तो जवाब भी अचानक यही है कि ईश्वर ने कर दिया जो किया था। ईमानदारी से इस तरह से कोई प्लान तो हमने नहीं किया था। घर परिवार में भी ना तो माता पिता पढ़े लिखे थे और ना ही कुछ ऐसा था। आज आप कह रहे हैं कि उस कुछ अच्छा कर दिया है, बड़ा कर दिया, तो ये आपको थैंक यू, लेकिन तब ऐसा नहीं लगता था कि कुछ बड़ा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं या कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। गांव में हमारे सभी बच्चे, और ऐसा कोई धन्ना सेठ तो कोई था नहीं, सभी गरीबी थे और सभी बच्चे साथ ही पढ़ने जाते थे। तो उस वक्त तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ अच्छा या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि और ईश्वर जो करता है, देखो दिल तो चाहता है, आपका भी चाहता है, मेरा भी चाहता है, और दिमाग उसके लिए प्रयास करता है। दिल चाहता है और दिमाग प्रयास करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। तो ना दिमाग की चलती है ना दिल की चलती है। तो तकदीर में जो लिखा था, किस्मत में जो लिखा था, वो हो गया। ईश्वर पे पूरा यकीन है, उस किस्मत पे यकीन है, लेकिन अपनी जो मेहनत है जिसके चलते आज सर इस मुकाम पर हैं, ये आपकी, यूँ कहिए कि आपकी शालीनता है, या ये आप अपनी मेहनत का क्रेडिट, अपना श्रेय नहीं लेना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल और ये बता दीजिए सर कि जो एस्पायरेंट्स हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मूल मंत्र है? नहीं, देखो जो एस्पायरेंट हैं उनको ये बात तो दिमाग में रख के चलनी चाहिए कि वो सारा कुछ जो प्रयास कर रहे वो निजी हित के लिए नहीं कर रहे। यानी कि जिस समाज से इतना मिल रहा है उसको देने की भावना जब तक होगी, तब तक निश्चित रूप से आपको अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी। मैं हमेशा ही जब और क्लास में पढ़ाने जाता हूँ तब भी यह कहता हूँ कि प्रभु से कुछ अगर मांगना ही है, और सचमुच में मांगता था जी। कि मेरे जो आमने सामने बैठा है, अगल बगल में बैठा है, अड़ोसी पड़ोसी है, हे प्रभु इसका जो भी दुख दर्द है इसको दूर कैसे कर पाऊँ, ये मैं सोचूं और ये मेरे को क्षमता दे। जब आप सचमुच दूसरे की भलाई के लिए और सोचते हैं, तो आपको अपने आप मोटिवेशन मिलता है, और दूसरे की भलाई आप तभी कर पाएंगे जब प्रभु आप ही को अपनी सामर्थ्य दे देगा। तो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन भावना सबसे ऊपर होती है। तो भावना जब तक ये ना होगी कि और मैं ये क्यों सोचूं मुझे क्या मिला है, ये क्यों ना सोचूं क्या किया है अर्पण, तो जब तक देने का भाव नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी मन से तैयारी कर पाएगा। दूसरों का हित सोच करके जो जोश आता है, करने की प्रेरणा मिलती है ना, वो खुद अपने स्वार्थ के लिए उतना नहीं कर पाता है और वो पिछड़ा रह जाता है।
क्या बात। मूल मंत्र सर ने बहुत शानदार दिया है। इस समाज को लौटाने का सोचो, समाज को देने का सोचो, और आपकी देखिए ताकत, आपकी समझ और आपकी किस्मत, मेहनत सब रंग लाती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देसा में देस हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म जी आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल, बोलो जुबान केसरी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक्शन। Charged with battery. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं 2009 बैच के IAS अधिकारी मनीराम शर्मा जी के बारे में। बड़ी जिम्मेवारी है, हरियाणा के लेबर कमिश्नर हैं। लेबर के भले के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जमीन पर जिस तरह से उनका प्रभाव दिखना चाहिए वो बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? अलग अलग कैटेगरी के जो मजदूर हैं उनको और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी स्कीमें बना रखी हैं और सभी स्कीमों को स्मूथली ऑनलाइन तरीके से राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयबद्ध सीमा के अंदर उनको प्रदान भी किया जाता है। ऐसे बहुत आपको मुबारकबाद और धन्यवाद कि आप ऐसे सामाजिक सरोकार के इश्यूज़ को प्रमुखता से उठाते हैं। बहुत ही रेलेवेंट विषय है, स्पेशली आज ये मौजूदा जो समा है इसमें क्लीन दिवाली ग्रीन दिवाली पे। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है कुछ शहरों में विशेष तौर पे। मुझे उम्मीद है कि लोग खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला। असली मसाले सच सच MDH। करनाल के जनसंवाद में सीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिया समाधान के आदेश। मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, लाइब्रेरी के लिए 5 लाख की राशि का ऐलान। बोले ITI इंस्ट्रक्टर को जल्द दी जाएंगी नियुक्ति।
करनाल के जनसंवाद में सीएम मनोहर लाल की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ और नगर निगम के एक्सीएन को किया सस्पेंड, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने पर एक्शन। कुरुक्षेत्र से जेजेपी का चुनावी शंखनाद, नव संकल्प रैली से पार्टी ने किए कई बड़े ऐलान, बुजुर्गों को 10,000 पेंशन का ऐलान।